भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय कसाना। विजय कसाना का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हरियाणा प्रांत के जिला फरीदाबाद के ग्राम बेलाखुर्द में 1 जनवरी 1965 में हुआ। विजय कसाना जी का बचपन से सामाजिक व संस्कारित परिवेश में पलाबदा होने के कारण सामाजिक कार्यों में रुचि रही। बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों में जीने के संघर्ष ने कुछ नया करने की सोच पैदा कर दी। किसान, गरीब, मजदूर, शोषित व दलितों की उपेक्षा ने इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के अभियान से जोड़ दिया। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय व हिस्सेदारी की लड़ाई ने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आने को मजबूर कर दिया। उसी मजबूरी का परिणाम आज राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय वीर दल है। भारतीय वीर दल में साथियों के विश्वास ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में कार्य करने का मौका दिया है, जिसे पूरी ईमानदारी व समर्पण के साथ निभाने की कोशिश है। आज भारतीय वीर दल सैकड़ों नेताओं, हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं तथा लाखों चाहने वालों के प्रयासों से देश के कोने कोने में अपना परिचय छोड़ रहा है। अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के समर्पण व कार्यशैली से भारतीय वीर दल उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों में अपना संगठन खड़ा करने में सफलता प्राप्त करता नजर आ रहा है। विजय कसाना शिक्षित, समझदार, संस्कारी, अच्छे वक्ता वी राजनीतिक है। सर्व जन हिताय और गरीब किसान, मजदूर, दलित समाज की लड़ाई भारतीय वीर दल के माध्यम से लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि जिन वर्गों का, जिन समाजों का, जिन राजा महाराजाओं के सल्तनत का शासन था, वही आज 75 साल के बाद भी वही वर्ग सत्ता में बैठे हैं। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, आदिवासियों सबकी आवाज बनने के लिए भारतीय वीर दल का निर्माण कर सत्ता में हिस्सेदारी बनाना हमारा उस वर्ग को रिप्रेजेंट किया है जिसको आज तक किसी पार्टी ने नहीं पूछा। मध्य प्रदेश में हमने आदिवासी, वो भी महिला को, ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा से चुनाव लड़ाया। तो इस समाज की बात को, आवाज़ को उठाना, उनके हिस्सेदारी की बात करना, मगर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो तब हम लोगों ने मजबूरी में एक राजनीतिक कदम को उठाने की कार्य किया है। आज जिस वर्ग से, जिस समाज से हम संबंध रखते हैं, उस समाज में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। इस जाति और धर्म भारत की सच्चाई है। जब भारत के अंदर जाति है तो किसी जाति में तो व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, आप जाति विशेष देख के कैंडिडेट चुनते हो या उसकी स्थिति को देख के या उसकी कार्यशैली या उसके सोशल वर्क को देख के आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं? जी, क्योंकि जिस वर्ग के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो हमें डोनेशन तो दूर, वो तो हमारे इस मिशन को भी फिल करने के लिए इंतजार में बैठा है कि कब ये लोग इस अपनी दुकान को बंद करें। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल बैसला। आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं, कुछ अलग संदेश देने वाले हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो बनाई गई है सिर्फ जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी भी जन कल्याण के लिए बना सकता है क्या? लोगों की भलाई के लिए या सामाजिक कार्य करने के लिए बना सकता है? लोग अक्सर बनाए करते हैं एनजीओ, ट्रस्ट, लेकिन यहाँ बनाई है एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में हिस्सा लेने के लिए, ताकि हर गरीब, हर मजलूम और हर पिछड़े हुए इंसान को सत्ता में भागीदारी मिले और वो सत्ता में भागीदारी लेके अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन का स्तर सुधार सके और देश के विकास में भागीदारी ले सके। तो इस उद्देश्य को, इस तरह की पार्टी बनाने वाले उस महान शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाता हूं, जिनका नाम है विजय कसाना और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय वीर दल। तो आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूं और उनसे जानते हैं कुछ। सबसे पहले मैं परिचय लेना चाहूँगा आपका कि आपका क्या शिक्षा रही है, कहाँ जन्म हुआ है, और ये राजनीतिक पार्टी का ही आपके अंदर ये विचार कहाँ से आया और क्यों आया? आप ट्रस्ट भी बना सकते थे, एनजीओ भी बनाई जा सकती थी, या कोई और भी कार्य आप कर सकते थे, बिजनेस में और 1-2 फैक्ट्री खोल सकते थे। तो राजनीतिक पार्टी का ही क्यों आया? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दें साहब। जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हिंद फोकस न्यूज़ का। आपने एक ही बार में अनिल बैसला जी 2-3 सवाल पूछे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का, और हम आपके व्यूवर्स को भी मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम जो आपने सवाल पूछा मेरा परिचय, तो मैं परिचय के रूप में मेरा नाम, जैसे कि आपने अभी लिया, विजय कसाना के रूप से मुझे जाने जाते, और मेरी एजुकेशन ग्रेजुएट हूँ मैं
और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इसमें किया है। और साथ साथ में मेरा एक पैशन रहा है और ये समझो एक मजबूरी भी रही है। जैसा कि आपने पूछा कि इस राजनीतिक दल को बनाने के पीछे या राजनीतिक दल से लोगों का भला करना, समाज का उन पिछड़े कमज़ोर वर्गों का, तो इसके बारे में मेरा आपके माध्यम से ये संदेश है। देश आज लोकतंत्र के दौर से गुजर रहा है। 75 वर्ष हो गए। जब राजतंत्र था, राजाशाही थी देश के अंदर, तो राजा देश को चलाता था। आज देश की शासन व्यवस्था जनता के द्वारा चलाई जाती है, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से चलाई जाती है। देश को 75 साल आज़ाद होने के बाद भी जो लोग ब्रिटिश पीरियड में या उससे पहले मुग़ल सल्तनत के पीरियड में सत्ताओं के इर्द गिर्द और नज़दीक रहे, वही लोग, वही वर्ग, वही समाज देश के आज़ाद होने के बाद भी सत्ता पर काबिज हो गए। और तमाम उस वर्ग का जो सदियों से पीड़ित था, वंचित था, उपेक्षित था और शोषण का शिकार रहा है, आज भी उसी हालात में समाज के जीवन में, समाज के दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था आज सत्ता से चलती है और सत्ता वोट से बनती है लोकतंत्र में। और वोट के माध्यम से हम सांसद और विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के विकास की योजनाएं तैयार होती हैं और देश के अंदर जितनी भी शिक्षा का क्षेत्र है या फिर रोजगार के जितने भी कार्यक्रम हैं। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि जिन वर्गों का, जिन समाजों का, जिन राजा महाराजाओं के सल्तनत का शासन था, वही आज 75 साल के बाद भी वही वर्ग सत्ता में बैठे हैं। तो हमने उन गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, उन सब की आवाज़ बनने के लिए भारतीय वीर दल का निर्माण कर सत्ता में हिस्सेदारी बनाना हमारा मकसद रहा है। कि सत्ता के अंदर उस वर्ग का जब राजा वोट से बनता है तो वोट चुनाव चिन्ह पर पड़ती है और वहीं से ही शासन व्यवस्था में बैठा जाता है। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि वह वोट की ताकत मिलने के बाद भी इस देश का जन साधारण वोट की ताकत को नहीं समझ पाया और वही राज शक्तियाँ कांग्रेस के रूप में सत्ता में बैठ गईं। एक वर्ग जो आज़ादी से पहले, जो वर्तमान में शासित है, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश में शासन कर रहा है, ये भी वही वर्ग है। ये पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का वर्ग था। इन सब दोनों वर्गों ने देश की आज़ादी से पहले ही अपनी पार्टियों का निर्माण कर लिया था। तो विजय साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके मेन मुख्य उद्देश्य क्या हैं इस पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को बनाने के? आपने किस मकसद से लेके मतलब आप इसको समाज में लेके आए हो, देश में, कि भाई हमारा ये मकसद है, हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है? देखिए अनिल जी, मैंने पहले बताया कि सत्ता में हिस्सेदारी और हर वर्ग को वो शिक्षा, समान शिक्षा मिले जो इस देश के अंदर पूंजीपति, उद्योगपति और बड़े नेताओं के बच्चे जिस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा जनसाधारण जो आखिरी व्यक्ति है। जब देश के अंदर समानता की बात होती है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बराबरी की बात करता है हमारा संविधान। तो एक वर्ग है जो सीबीएसई लेवल की शिक्षा ग्रहण करता है, एयर कंडीशन माहौल में पैदा होता है, एयर कंडीशन माहौल के घर में रहता है, एयर कंडीशन ट्यूटर उसके घर में पढ़ाने के लिए आता है। एक वर्ग है जिसके पास ना टाट है, ना चटाई है, ठीक से स्कूल तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ तक भी नहीं कि उनके पास जो शिक्षा है वो इस लेवल की है कि जिसमें आज सीबीएसई पैटर्न के आधार पर इस देश के अंदर तमाम कंपटीशन होते हैं। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो उस वर्ग को कैसे कंपटीशन में लाया जा सकता है जिस वर्ग को अभी तक दोयम दर्जे की शिक्षा ग्रहण हो रही है? तो शिक्षा का समानता हो, सबको बराबर की शिक्षा मिले। रोजगार में जितने भी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, इस देश के अंदर
टेलीविज़न के चैनल पर हम खोलकर देखते हैं तो कहीं पर ना उस वर्ग का पत्रकार नज़र आता है, ना खिलाड़ी नज़र आता है, ना कोई उद्योगपति नज़र आता है, ना ही कोई बहुत मेन स्ट्रीम में दिखने वाला जो वर्ग है वो एक ही वर्ग बैठा आज तक, देश की आज़ादी से आज तक। तो मेरा उद्देश्य है कि वो तमाम आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ समाज का वो वर्ग भी उस मेन स्ट्रीम में जुड़े और सत्ता में हिस्सेदारी बनाकर संख्या के अनुपात में इस देश के अंदर हिस्सेदारी मिले, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। तो ये इसी उद्देश्य को लेकर हमने राजनीतिक दल का निर्माण किया। हमारा राजनीति करना कोई शौक नहीं है। मैं पेशे से, मैंने आपको अभी परिचय में बताया, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, आईटी का बंदा हूँ। लेकिन एक पीड़ा रही है शुरू से ही कि इस देश के अंदर 75 साल के बाद भी, 75 वर्ष के बाद भी आज जो हालात देश के आज़ादी से पहले थे वही हालात आज भी बराबर स्थिति में बने हुए हैं। तो इसके लिए हम इंतज़ार था उन लोगों का जिनकी जिम्मेदारी बनती है। सच में हम लोगों की जिम्मेदारी तीसरे नंबर पे आती है। पहली जिम्मेदारी उन लोगों की बनती थी जो इस देश को, इस समाज का रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं। तो इस समाज की बात को, आवाज़ को उठाना, उनके हिस्सेदारी की बात करना। मगर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, तो तब हम लोगों ने मजबूरी में एक राजनीतिक कदम को उठाने की कार्य किया है। विजय जी, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि आपको ये पार्टी बनाए कितना समय हो गया है और किन किन राज्यों में आपका संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और किन किन राज्यों में आप मजबूत हो? जी, देखिए, हमें पार्टी का रजिस्ट्रेशन का जो पीरियड हुआ ये 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सितंबर 2018 में हमने दल का रजिस्ट्रेशन कराया है और पार्टी की लॉन्चिंग 2018 में हमने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से की, मध्य प्रदेश में इसका। तो इसको मध्य प्रदेश को कह सकते हैं, मध्य भारत से और मध्य प्रदेश से हमने इसकी शुरुआत की है। आपका मध्य प्रदेश से रहा है? जी 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 जी। तो फूलबाग ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर जगह है, वहाँ पर हमने पूरा कार्य को तो सभी जान चुके हैं फिलहाल। जी जी जी। तो वहाँ से हमने लॉन्चिंग की थी, क्योंकि इससे पहले जो हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, संगठन के रूप में हम लोग कार्य कर रहे थे मध्य प्रदेश में। तो वहीं से लोगों की मांग थी कि भाई अब सामाजिक स्तर पर आप लोगों को बातचीत कर रहे हैं तो अब राजनीतिक दल का निर्माण होना चाहिए और राजनीतिक पार्टी के लिए अब हमारा संगठन तैयार हो गया है। तो 2018 में हमने राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराया और पहला चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा 2018 का चुनाव हमने लड़ा, जिसमें कह सकते हैं कि मात्र 2 महीने के अंतराल में पार्टी के बाद हम चुनाव में आ गए और कह सकते हैं कि हमने एक मैसेज दे दिया, एक संदेश दे दिया कि अब भारतीय वीर दल एक चुनावी स्तर पर मैदान में आ चुका है। मध्य प्रदेश के साथ साथ हमने वहाँ विधानसभा चुनाव के साथ हमने फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी एक सीट पर हमने, ये सढौरा सीट है। ये सढौरा किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये यमुनानगर के अंदर है। तो यमुनानगर की रिजर्व सीट है, सढौरा सीट है। तो वहाँ पर हमने चुनाव लड़ाया और उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के वहाँ पर भी हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ाया। एक हमने आगरा की फतेहाबाद सीट पर, चुनाव तो कई लड़ लिए आपने 5 साल में, और मेरठ के हस्तिनापुर में। और सबसे बड़ी खासियत अनिल जी मैं बताऊं आपको कि हमने उस वर्ग को रिप्रेजेंट किया है जिसको आज तक किसी पार्टी ने नहीं पूछा। मध्य प्रदेश में हमने आदिवासी, वो भी महिला को, ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा से चुनाव लड़ाया। तो लोग दंग थे कि भाई ये पार्टी एक ऐसी आई है जो उस वर्ग को, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, उस वर्ग को कभी किसी पार्टी ने रिप्रेजेंट नहीं कराया, उसको हमने टिकट देकर महिला शक्ति को चुनाव लड़ाया था। परफॉर्मेंस क्या रही, कितने वोट अर्जित किए? हाँ, देखिए, वोट का जो बात है मैंने बताया अभी, मात्र 2 महीने में पहला हमें चुनाव था वो केवल संदेश देना था कि नाउ वी आर इन पार्टी मोड, पार्टी को इंट्रोड्यूस कराना था। जी जी, इंट्रोड्यूस कराना था। तो हमने कह सकते हैं कि 500 से लेकर और 2000, 2500, 3000 तक हमने वोट लिया, मात्र कह सकते हैं कि 20 दिन के अंतराल में। हाँ हाँ।
कितनी मध्य प्रदेश में कितनी सीट 12 विधानसभाएं हमने चुनाव लड़ाई थी। और उसके बाद विधानसभा हरियाणा की एक लड़ाई, वहाँ पर भी दूसरा उत्तर प्रदेश में मैंने 2 विधानसभा बताई, मेरठ और आगरा की। और एक अभी हमने विधानसभा हिमाचल के विधानसभा चुनाव में इसमें भी हमने एक सीट पर चुनाव लड़ाया था अपना। उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा? वहाँ पर भी यही सेम अभी परफॉर्मेंस यही आ रही है हमारी। इस पे भी आपका निश्चित तौर पर मैं सवाल जरूर आएगा कि ये कारण क्या है कि आपका जो नई पार्टी है, अभी संगठन भी बन रहा है, तो अभी जी तो बहुत सारे कारण हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारे साथ क्या स्थिति परिस्थिति है, क्यों है ऐसा, या हमारे साथ है या कोई और पार्टियों के साथ भी है। तो इस तरह के अभी हम पोजीशन में, चंबा सीट पे लड़ा था हमने हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है और बड़ा पर्यटक स्थल है। तो वहाँ हमारा काम है, संगठन है, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल है वो चंबा से ही है, उन्हीं को लड़ाया था हमने चुनाव। वैसे तो अभी बहुत कम समय हुआ है और आपने 2-3 राज्यों में चुनाव भी लड़ लिया है धीरे धीरे। 5 साल कोई बहुत बड़ी एज नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हम देखते हैं कि 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। और वैसे यहाँ देखा जाए तो केजरीवाल की सरकार ने, आपने ये भी सिद्ध कर दिया है कि 4-5 साल में ही उन्होंने सरकार तक बना ली है अपनी। लेकिन आपने बोला है कि सफलता नहीं मिली है, इसका क्या कारण है? 4-5 साल में भी आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपने कही था कि भाई हमें उतना ग्रोथ नहीं मिली। हालांकि समय लगता है पॉलिटिकल पार्टियों में लोगों को जोड़ने में, अपना मैनिफेस्टो उद्देश्य बताने में लगता है। लेकिन अगर आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? देखिए अनिल जी, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे दर्शकों के लिए भी मेरा इस पे जवाब देना और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बोला कि राजनीतिक दल के लिए 5 वर्ष का पीरियड बहुत ही अल्पकाल होता है जी। इसके साथ साथ ही आपने दूसरा सवाल दाग दिया कि भाई केजरीवाल जैसे लोग जो मात्र 2-3 साल में ही उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक सत्ता में बैठ गए और 2-2 प्रदेशों में उन्होंने सरकार बना ली। ये मिरेकल हुआ, ये बड़ा तो मतलब अपने आप में। ये इस पर मेरा जो इससे पहले भी हम थोड़ा सा इसमें विश्लेषण में जाना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी है। देखिए, जिस वर्ग को, जिस समाज को मैं तैयार कर रहा हूँ, उस समाज में देश की आज़ादी के बाद बिल्कुल भी काम नहीं हुआ राजनीतिक रूप से उनको जगाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। पिछड़ा हुआ समाज। जैसा कि आपने मैं बताना चाहूँगा कि सर छोटू राम जी ने प्रयास किया था लोगों को जगाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी के रूप में हुआ। तो वो समाज आज कह सकते हैं कि वो सत्ता में हिस्सेदार बन गया है और सत्ता में जगह जगह पर अपनी हिस्सेदारी स्थापित कर रहा है। एक समाज विशेष की बात करूंगा क्योंकि वो समाज रिप्रेजेंट करता है राजनीति में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो स्ट्रगल है, उनका 3 पीढ़ी का स्ट्रगल है। दूसरा उदाहरण के रूप में एससी वर्ग की जो चेतना का काम किया था, जिनके संघर्षों के रास्ते खोलने का काम किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उनका प्रयास रहा जीवन पर्यंत। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने सारी सफलताएं हासिल कर ली, इतनी डिग्री लेने के बाद भी वो समाज के लिए काम करते रहे और समाज को प्रेरित करते रहे। जब वो काम कर रहे थे तो वो वर्ग जिसके लिए काम कर रहे थे वो जानता भी नहीं था कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। उसी प्रयास को मान्यवर काशीराम जी ने आज़ादी के बाद आगे बढ़ाने का काम किया और उस समाज को जोड़कर सत्ता तक पहुंचाने का कार्यक्रम तैयार कर दिया और जिसको मायावती के रूप में सत्ता में हिस्सेदारी और सत्ता में बैठने का काम 3 पीढ़ी ही यहाँ कह सकते हैं। अब 3 पीढ़ी लगी इन लोगों को भी उस वर्ग को समझाने में और उस वर्ग को सत्तासीन बैठाने में। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो इतना लेकिन नहीं लगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि उन लोगों के पूर्वजों ने काम किया था समाज पर। अरविंद केजरीवाल की जो बात कर रहे हैं, जिस समाज से वो बिलोंग करता है, या फिर कांग्रेस की बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे, वो वर्ग वो हैं जो सैकड़ों वर्ष से पूरी तरह से जागृत लोग हैं और स्थापित लोग हैं और अग्रिम बुद्धि के लोग हैं। उनका जो समाज था वो तैयार
बिल्कुल तैयार था। आज भी अगर उस वर्ग की कोई नई पार्टी बनती है तो उसको बहुत जल्दी रिस्पांस मिलता है, लेकिन समाज को, जो समाज जिस वर्ग से, जिस समाज से हम संबंध रखते हैं, उस समाज में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। इस पे मैं 1 मिनट का समय और लूँगा आपसे जी। कि देखिए वहाँ पर बिहार के अंदर बहुत बड़ा प्रयास हुआ था, जेपी आंदोलन के रूप में उन्होंने प्रयास किया, लालू प्रसाद यादव ने सत्ता तक पहुँचने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं जो समाजवाद के नारा देते हैं मुलायम सिंह जी, इनके प्रयास है। उससे पहले राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने प्रयास किया और सत्ता तक पहुंचाने का मुलायम सिंह जी ने काम कर दिया। मगर जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, इस समाज में हमारे नेतागण, मैंने पहले बताया कि जो उनकी ड्यूटी बनती थी देश की आज़ादी के बाद, इस व्यवस्था में बैठने के बाद, इस समाज को राजनीतिक रूप से चेतनशील बनाना और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जो समय हमें लग रहा है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी स्थिति आज हमारी है, वो लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सच्चाई में हम लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो वर्ग राजनीतिक रूप से इतना ज्ञान हो, उसकी लड़ाई लड़ने में निश्चित तौर पर समय लगेगा। और कह सकते हैं कि ये जो समय है ये अब पीक पे आ लिया, क्योंकि आज हमारे पास में एक बहुत बड़ा साधन आ गया है, ये जो मीडिया, सोशल मीडिया है। आज लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में हम सक्षम हो गए हैं और बहुत जल्दी ही जागरूकता आने लगी है। और मैं कहूँ आज हमारा जो संगठन जिस तेज़ी से बढ़ा है, इसी का परिणाम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के से साथ के साथ अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, अपना एजेंडा। जी जी। और अब हर कोई अपडेट है, सब कोई मल्टीमीडिया फ़ोन रखता है, ये चीज़ तो है जी। जी। जैसा आपने बताया आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में पिछड़े हुओं को, दबे हुओं के लिए, या जो जिनका कोई विकास नहीं हुआ है, उनको आप अपनी स्ट्रीम लाइन में लेके चल रहे हो। तो एक और मैं आज का थोड़ा सा कड़ू सत्य आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अपनी बड़ी पार्टियां हैं और पार्टियां हैं, वो जाति विशेष या धर्म विशेष को लेके चलती हैं, उनसे रिलेटेड ही उनका सारा एजेंडा इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या कहीं आपका खुला या कोई दबा हुआ ऐसा एजेंडा तो नहीं है, किसी जाति विशेष पर आपका फोकस हो या किसी धर्म विशेष पर या कुछ इस टाइप से? थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी अनिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, जाति और धर्म भारत की सच्चाई है जी। ये जो भारत की राजनीति है वो जाति आधारित है, जैसा कि आपने बताया। निश्चित तौर पर जहाँ तक सरकारों का, जो वर्तमान में सरकार चली हुई है, ये चली हैं 75 सालों से, उन्होंने जातियों और धर्मों का सहारा लेकर ही राजनीति की है। अब सवाल आता है कि जाति सच्चाई है तो कैसे है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही उसकी जाति निर्धारित की जाती है, ये सरकारी दस्तावेज में अंदर। जब स्कूल जाता है फिर जाति का प्रमाण पत्र लिया जाता है, जब वो नौकरी लेने मांगने जाता है फिर जाति प्रमाण पत्र। तो इन सरकारों ने, इन व्यवस्थाओं ने जाति का जाल ऐसा बुन रखा है, जिन लोगों ने जातियों का निर्माण किया, इन वर्गों को बांटने का काम किया है, वो जाति का फ़ायदा लेते रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि आप जो किसी जाति विशेष की बात तो नहीं कर रहे हैं या किस तरह का, तो निश्चित तौर पर मैं कोई जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ। आपने अभी तक जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो किन किन सीटों से और किस मतलब समाज से संबंधित रहे हैं? जी देखिए, मैंने अभी बताया कि मैं कोई जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब भारत के अंदर जाति है तो किसी जाति में तो व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, आप जाति विशेष देख के कैंडिडेट चुनते हो या उसकी स्थिति को देख के या उसकी कार्यशैली या उसके सोशल वर्क को देख के आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं? जी निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने अनिल जी अभी बताया आपको कि मध्य प्रदेश में हमने पहला चुनाव लड़ाया और वहाँ पर हमने जो हमारे प्रत्याशी थे, मैंने अभी बताया कि एक एसटी वर्ग की आदिवासी महिला को चुनाव लड़ाया, जो कि डिज़र्विंग था। वहाँ पर वो उस कास्ट की जो वोट है वो 40,000 है और वहाँ आज तक सबसे ज़्यादा वोटिंग का क्षेत्र है उन आदिवासियों का, लेकिन किसी व्यवस्था ने, किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने उनको प्रतिनिधि नहीं बनाया।
क्योंकि किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व उस विधानसभा लोकसभा में उस समाज का व्यक्ति करता है तो उसके दुख दर्द को वो अच्छी तरह से जानता है। हमने भोपाल की बैरसिया सीट है, वहाँ पर SC वर्ग को चुनाव लड़ाया। विजयपुर सीट है मुरैना श्योपुर के अंदर, वहाँ पर हमने OBC वर्ग के कुशवा समाज के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मैंने बताया हस्तिनापुर सीट, यहाँ हमने एक वाल्मीकि समाज की बेटी को सम्मान के साथ चुनाव लड़ाया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिस समाज को, और कैसे कैंडिडेट थे जिनके अकाउंट्स में, जिनके जेब में 5,000 रुपये भी नहीं थे, ऐसे लोगों को भारतीय वीर दल ने चुनाव लड़ाकर ये प्रदर्शित कर दिया कि ये कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं करते। हम आखिरी व्यक्ति जो इस देश के अंदर जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ उसकी लड़ाई लड़ने का काम भारतीय वीर दल कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समानता पे लाकर अपने कैंडिडेटों को चुनते हो। अभी आपने बात करी कि उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था, तो आपकी पार्टी फंडिंग कहाँ से जुटाती है? आप कैसे काम कर रहे हो? इस पार्टी को कैसे स्टैंड कर रहे हो? कैसे स्टेट में और देश में इसको ले जा रहे हो? तो जब कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता होगा पैसा खर्च, तो पार्टी फंड कहाँ से ला रही है? आप कहाँ से अरेंज करते हो? आप ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें भी मैं आपके 2-3 मिनट लूँगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन देखिए बताएं आप। अनिल जी, जिस वर्ग की, जिस समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज इस हालात में है, ना तो उसके पास साधन है, ना समय है, और ना ही पूरी तरह समझ है। तीनों चीज़ों से वंचित है। और जो वर्तमान में शासन सत्ता में बैठी हैं राजनीतिक दल, वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति और राजा महाराजाओं से बनी हुई पार्टी है। उनके पास तो फंड है, तो वो लोग, और उनको फंड करने वाले बहुत हैं उनको। हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि उन लोगों को वो फंड्स देती हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति, क्योंकि उनके फेवर में नीतियाँ बनाते हैं। मगर हम लोग उस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके पास साधन और समय तो है नहीं, समझ भी नहीं है ठीक से कि हम लोग उन लोगों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी तक उनको राजनीतिक जो चश्मा बना हुआ है, उनको ऐसे लगता है कि राजनीतिक लोग भ्रष्ट होते हैं, ये भी शायद किसी स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक उनका भरोसा भी नहीं है, कई बार भरोसा टूटा है। अब 5 वर्ष के अंतराल में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे दल ने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी के प्रचार प्रसार को 5-6 राज्यों में पहले नंबर पर प्रचारित करने का, जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य किया, अपने साधनों से, अपने पैरों से चलकर 5 वर्ष में। अब सवाल आता है कि चुनाव भी लड़ते हैं तो चुनाव में पैसा लगता है, तो निश्चित तौर पर ये पैसा भी हमारे कार्यकर्ता 1,000, 2,000, 5,000 जैसी जिसकी क्षमता है, 500 भी, 200 भी, ऐसे करके, क्योंकि हमारी संख्या है आज हजारों की संख्या में है कार्यकर्ता। अगर 1000 लोग 500 और 1000 रुपये भी देते हैं तो हमारा एक अच्छा फंड जनरेट हो जाता है, और उसके माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं। जहां लोगों के 100 रुपये खर्च होते हैं, वहां हम अपने 20 रुपये और 10 रुपये में भी काम चला लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर चलने वाले लोग हैं, अपने पैरों से चलने वाले लोग हैं। कम साधनों से हमने व्यक्ति दर व्यक्ति पहुंचने का कार्य किया है। तो इस तरह से हमारा फंडिंग जनरेट है। दूसरा, हमने अभी जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे भी हमने कभी अपील नहीं की है, मांगा भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपना भरोसा जताना पड़ेगा कि वास्तव में ये सच्चाई में लड़ने वाले लोग हैं या पहले ही अपने कटोरा को फैला रहे हैं। तो ये हमारी के रूप में आपने अपने कार्यकर्ता को वॉलंटियर बना लिया है। जी जी जी। तो हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी समझकर और कार्य कर रहा है आपके लिए। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं कहूँ हमारा जो कार्यकर्ता है वो एक साधारण किसान है, वो मजदूर है, वो पशुपालक है, छोटे साधनों से अपने परिवार का उत्पीड़न झेलने के बावजूद भी पार्टी का सहयोग करता है। ये मेरे लिए सबसे सेटिस्फैक्ट्री भविष्य है। मुझे जो दिखता है तभी मेरे पैर लग जाते हैं कि जिससे मैं अपील करता हूँ, 10 मांगता हूँ तो मुझे 2 तो मिल ही जाते हैं। तो इसी से मैं चला रहा हूँ कार्यक्रम को, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिस लड़ाई को हम लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से लड़ी जाएगी। क्योंकि जिस वर्ग के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो हमें डोनेशन तो दूर, वो तो हमारे इस मिशन को भी फेल करने के लिए इंतज़ार में बैठा है कि कब ये लोग इस अपनी दुकान को बंद करें।
विजय साहब, अगर मैं बात करूं 5 साल बाद, आज आपकी पार्टी कहां पे खड़ी है, वर्तमान स्थिति आप क्या देख रहे हैं, और आने वाले ये जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, अब 1-1.5 महीने में हो जाने हैं, तो उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं और आप किन किन राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमने बताया पार्टी की स्थिति और पार्टी की स्ट्रेंथ का, तो लगभग 6 राज्यों में हमने पार्टी के संगठन को फैलाने का काम किया और 6 राज्यों में हमने 55 जिलों को पकड़ा है। 55 जिलों में जिले स्तर पर जो हमारी स्ट्रेंथ है संगठन की वो 150 है प्रदेश स्तर पर, और जिले स्तर पर 100 की है। तो लगभग कह सकते हैं कि 55 जिलों में हमने 100 की स्ट्रेंथ का कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 40% हमने अपने संगठन को खड़ा करने का काम किया है। और वो संगठन सक्रिय रूप से धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक दूसरा सवाल आया आपने 5 राज्यों के चुनाव का, आगामी जो चुनाव है इनमें आपकी क्या तैयारी है? आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं वहाँ पे? निश्चित तौर पर 5 राज्यों में से जो अभी चुनाव है इसमें हमारे 2 राज्य हैं जहाँ पर हमारी वर्किंग है, जो हमारे वर्किंग एरिया में आता है। पहला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा पार्टी का कह सकते हैं कि बेस प्लेस है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम चुनाव में हैं और कुछ सीटों पर राजस्थान में भी हम उतारेंगे अपने कैंडिडेट। देखिए, अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो आर्थिक स्थिति है हमारी पार्टी की वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ते हैं। तो हम मध्य प्रदेश में भी कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने एक संदेश देने का काम करेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के बल पर खड़े करने के लिए निरंतर रूप से चुनाव मैदान में हैं। और राजस्थान में भी कुछ हमारे पास, हालांकि बहुत ज़्यादा हमने राजस्थान में वर्क नहीं किया था, लेकिन कुछ सीटों पर हम पे डिमांड आई है, क्योंकि पार्टी का प्रचार तो राजस्थान के अंदर भी है अच्छा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगठन का काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमसे टिकट मांग रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम अपने संगठन को पार्टी के रूप में जो है चुनावी मैदान में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो इन आगामी चुनाव में आपकी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की? जी, निश्चित तौर पर जब पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव में भी जाएगी, और चुनाव में जाते हैं तो फिर उससे पहले पूरा लंगर लंगोट कस के जाना पड़ता है। तो पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में हैं। जी, बहुत बढ़िया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पार्टी आगे बढ़े, इसकी स्ट्रेंथ बढ़े, और सब राज्यों में आपके 2-2, 4-4 कम से कम एमएलए निकाल के आए जो आपकी भागीदारी बने अभी से ही सत्ता में, और आप अपनी आवाज़ विधानसभा में और देश के सामने रख सको। अब लास्ट क्वेश्चन, आप अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी पार्टी को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंद फोकस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आपने मेरी आवाज़ को जनसाधारण तक और मेरे कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का कार्य किया है। मेरा विशेष तौर पर अपने कार्यकर्ता बंधुओं को और मेरे चाहने वालों को संदेश है, दोस्तों, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं ये बड़ी पेशेंस और कॉमन सेंस की लड़ाई है, बहुत ही धैर्य की लड़ाई है। हमें किसी बड़े महलों को देखकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना। हम उस झोपड़ी को तैयार कर रहे हैं जो आपकी अलग पहचान बना रही है। मैं लगभग 60 वर्ष की आयु को टच करने वाला हूँ। मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम तीसरे गियर से चौथे गियर में गाड़ी को डालने की स्थिति में नहीं है। और क्योंकि ये मैंने पहले उदाहरण पे बताया है कि तमाम दल जो आज देश में खड़े हुए हैं उनके बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत लंबा प्रयास है। दुर्भाग्य मेरा और मेरे समाज का कह सकते हैं कि उसकी लड़ाई को हमारे जो इस मिशन को ताकत देने वाले और दिशा देने वाले लोग थे उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा एक ही कहना है कि इसको धैर्य के साथ हमें लड़ना है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पहचान बन गए हैं देश के अंदर, आप चर्चा का विषय बन चुके हैं पहले दौर में। बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक ये बागडोर भारतीय वीर दल की आपके ऐसे साथी विजय कसाना के रूप में आपने मुझे
जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी स्किल के साथ आपकी मंजिल को धीरे 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 आगे ले जाने का कार्य करूँगा। बिल्कुल प्रभावित नहीं होना बड़ी गाड़ियों से, बड़ी पार्टियों से, बड़े बड़े एजेंडों से। हम लोग उस काम को करना शुरू किए हैं जिस काम को लोगों ने 100 वर्ष पहले शुरू कर दिया था। आज हम शुरुआत उस दिशा में हुई है और आप लोग मेरे संदेश को, मैं भाई हिंद फोकस न्यूज़ को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से और मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये मेरा संदेश जन जन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आज इसमें जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, इसमें मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो मेरी चाहत थी कि मैं उन अपने विज़न और मिशन को क्लियर करना चाहता था और सभी साथियों के, जो मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं, जो पार्टी के नेता हैं, इसको जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे कि हमें अपना स्टैंड खड़ा करना, उस वर्ग का स्टैंड खड़ा करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी मजबूरी है, हमारा कोई शौक़ नहीं है राजनीति करना, हम लोगों की आज मजबूरी है। मैंने अपना तन मन धन, मैं कह सकता हूँ कि मैं 24 आवर्स 24 घंटे इस पार्टी के लिए, इस समाज के लिए, इस वंचित वर्ग के लिए मैंने अपने पूरा जीवन देने का आप लोगों के सामने वादा किया था और उसी वादे पर आज भी मैं खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया।